Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shivani Jha and in today's video I am going to discuss about Kyoto Protocol. क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आज के हम इस वीडियो में देखेंगे, उसका बैकग्राउंड, उसके बारे में, उसके टारगेट्स क्या क्या थे और उसके मैकेनिज्म डिटेल्स के बारे में आज हम देखेंगे। मैकेनिज्म डिटेल्स में लाइक आपने कार्बन ट्रेडिंग वगैरह के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, उन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो पहले हम बैकग्राउंड देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ से आया। एक रियो अर्थ समिट हुई थी 1992 में। इस समिट में ये रियलाइज़ किया गया कि जो हमारा नेचर है वो इम्बैलेंस हो रहा है और साथ ही में जो ग्लोबल वार्मिंग भी है वो भी इंक्रीज़ हो रही है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। तो अब इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए हमने कुछ स्टेप्स लेने थे। तो यहाँ से UNFCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1994 में एक बॉडी बनी। इसमें ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ हैं। अब इसमें हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी जो होती है वो एवरी ईयर मिलती है, दैट इज़ COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ये COP एवरी ईयर होती है एंड हर बार डिसीजन लिए जाते हैं। देन आफ्टर सम टाइम्स ये देखने को मिलता है कि ये जो कन्वेंशन हमने साइन की है उससे कुछ पावरफुल इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा, तो कुछ लीगल स्टेप्स लेने होंगे। इन सब चीज़ों को देख के COP थर्ड होती है इन द ईयर 1997 एंड ये थर्ड COP क्योटो में हुई थी, तभी इसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल है। यहाँ पे 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल तो बना दिया बट इट केम इन फोर्स इन 2005 बिकॉज इसमें रेटिफाइड करना था Annex 1 कंट्रीज़ को। तो ये करना डिफ़िकल्ट था, तो इसको रेटिफाइड करने में ही इतना टाइम लग गया कि आया तो ये बना तो 1997 में बट इट केम इन फोर्स इन 2005। Annex 1 कंट्रीज़, Annex A, Annex B क्या है, इनको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट क्योटो कन्वेंशन, तो इसमें एनेक्स बनाए गए। इसमें सबसे पहले Annex 1 लिस्ट बनाई गई। इसमें ऐसी कंट्रीज़ जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं एंड ऐसी इमर्जिंग कंट्रीज़ जो डेवलप्ड होने की तरफ हैं, इनको रखा गया। क्योंकि ये माना गया कि दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज ये सारी कंट्रीज ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस हैं हुई है इन कंट्रीज़ में, जिसकी वजह से पॉल्यूशन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल थे। दैट्स वाई इन कंट्रीज़ को अलग करके इन पे बाइंडिंग टारगेट्स रखे गए, तो इनको एक एनेक्स में रखा गया, दैट इज़ Annex 1। Annex 1 में जो कंट्रीज़ इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं एंड इकोनॉमीज़ इन ट्रांजिशन है उनको रखा गया। तो इसमें Annex 1 में 37 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो आ गए। नाउ Annex 1 का ही सब ग्रुप बनाया गया, उसमें से हमने Annex 2 बनाया। Annex 2 में ऐसी कंट्रीज़ रखी गई, Annex 1 से ही निकाली गई उन कंट्रीज़ को। तो Annex 1 से निकाल के Annex 2 में ऐसी कंट्रीज़ रखी गई जो टेक्नोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली हेल्प करेंगी ऐसी कंट्रीज़ को जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, क्योंकि Annex 1 में तो सारी डेवलप्ड कंट्री थी ऑलरेडी। तो उसमें से ही ऐसी कंट्रीज़ निकाली गई जो टेक्नोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली हेल्प करेंगी ऐसी कंट्रीज़ को जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो अभी डेवलप नहीं हुई हैं। एक और सब ग्रुप बनाया गया Annex 1 से ही, दैट इज़ Annex B। तो Annex B में ऐसी कंट्रीज़ रखी गई जिन पे बाइंडिंग टारगेट्स होंगे। बाइंडिंग टारगेट्स किस पे होंगे? जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं बिकॉज दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन। नाउ Annex B जो था, जो Annex 1 में हमारी वो कंट्रीज़ थी जो ऑलरेडी डेवलप्ड है। Annex 1 से ही हमने Annex 2 निकाल दी। Annex 2 में हमने ऐसी कंट्रीज़ रखी जो टेक्नोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली हेल्प करेंगी, और हमने Annex 1 से ही Annex B कंट्रीज़ निकाली, वो कंट्रीज़ जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं और उन पर बाइंडिंग टारगेट्स रखे गए हैं बिकॉज दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर एमिशन। नाउ टॉकिंग अबाउट नॉन एनेक्स कंट्रीज़। नॉन एनेक्स कंट्रीज़ मीन्स जिनके ऊपर कोई बाइंडिंग रेस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। तो नॉन एनेक्स कंट्रीज़ में डेवलपिंग कंट्रीज़ आ जाती हैं। इनमें कौन कौन सी कंट्रीज़ थी? लाइक इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, इन पे कोई बाइंडिंग टारगेट्स नहीं हैं। इसमें एक और एनेक्स आया, दैट इज़ Annex A। Annex A में ग्रीन हाउस गैसेज को कंसीडर किया गया। एंड इन ग्रीन हाउस गैसेज को रिड्यूस करने के लिए कहा गया। तो जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल का कॉन्सेप्ट था वो क्या था? कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मीन्स हम सबकी ये कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें पोल्यूशन कम करना है, बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मीन्स सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन पर ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो Annex A में हमारा क्या था? जो ग्रीन हाउस गैसेस थे उनको कम करना था। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से? जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, इन सबको हमें कम करना था। तो ये था हमारा
क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। नाउ मैकेनिज्म इन क्योटो कौन कौन से थे, एक था एमिशन ट्रेडिंग और दूसरा था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एंड थर्ड इज ज्वाइंट इम्प्लीमेंट। फर्स्ट जो है हमारा वो एमिशन ट्रेडिंग, एमिशन ट्रेडिंग को ही हम कार्बन ट्रेडिंग भी कहते हैं। तो एमिशन ट्रेडिंग क्या है, सपोज दो कंट्री है ए एंड बी, तो कंट्री ए को बोला गया है कि आप 100 यूनिट से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं खर्च नहीं कर सकते हैं, सॉरी एमिट नहीं कर सकते हैं, एंड कंट्री बी को बोला गया कि आप 200 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। बट कंट्री ए ने 90 ही यूनिट एमिट किया एंड कंट्री बी ने 210 यूनिट एमिट किया, तो कंट्री आपस में बैलेंस कर लेंगी, कंट्री ए कंट्री बी को 10 यूनिट अपने शो करेगी और उसके बदले में उससे पैसे लेगी। तो ये ट्रेडिंग हो गई एमिशन की, दैट्स वाई इसको एमिशन ट्रेडिंग कहते हैं, और कार्बन ट्रेडिंग के नाम से भी आपने इसको देखा होगा। सेकेंड, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। तो फर्स्ट तो ये था कि कंट्रीज आपस में एमिशन ट्रेड करते हैं, एंड सेकेंड ये है कि लाइक जो नॉन एनेक्स कंट्री है जिनके ऊपर टारगेट्स नहीं है, उसमें इंडिया भी है, तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या है, सपोज अमेरिका कोई ऐसा काम करे जैसे जिससे इंडिया का पॉल्यूशन रिड्यूस हो जाए, फॉर एग्जांपल थर्मल पावर प्लांट की जगह वो सोलर लगवा दे जिससे इंडिया का पॉल्यूशन कम हो जाए, तो उसका क्रेडिट अमेरिका को मिल जाएगा। तो ये है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then please do like, subscribe and share this channel.